So, hello and welcome students to the online classes of Power Electronics. Well, it's lecture 14th and I'm here, your instructor Mohsen Khan. So, today we are going to start a new topic and that is actually AC voltage control. AC voltage control का एक्चुअली मतलब क्या है? AC voltage control का मतलब ये है कि हमारे पास एक सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है? लोड है. Let's take this one is a source and this one is a load और ये दोनों इस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 220 वोल्ट्स हैं और यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट है या हम डिक्रीज करना चाहते हैं अप टू 100 वोल्ट. सो इस केस में एक्चुअली अब हम यहाँ पे एक्चुअली क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम यूज़ करेंगे AC टू AC कंट्रोल या वी कैन से AC वोल्टेज कंट्रोलर. सो इस केस में एक्चुअली होता क्या है कि फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास डिक्रीज होता है या वेरिएबल होता है. हम उसको वेरी कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज तक. सो AC to AC voltage controller या we can say AC voltage controller, this is a device that converts at AC voltage to AC voltage but having same frequency and variable output voltage. यहाँ पे और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रहेगी AC वोल्टेज की वो सेम रहेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो सोर्स लोड साइड है यहाँ पे वोल्टेज की जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी करेगा. द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू द इनपुट फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे आउटपुट है लेकिन इट्स एक्चुअली इनपुट, यहाँ पे मैंने गलती से आउटपुट लिखा है. द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी. दिस इज यूज्ड इन केसेस व्हेन वी हैव हाई AC voltage but load requirements are low or we want to provide low AC voltage to the load. This can be done by using bidirectional switch like triac or by using a pair of SCRs. एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशन इसकी एक्चुअली ये है, इसकी सबसे बेस्ट जो मैं एग्जांपल आप लोगों को देना चाहता हूँ वो है हमारे पास जो फैन का जो डिमर होता है ना, उसके थ्रू हम एक्चुअली क्या करते हैं, हमारे पास जो इंडक्शन मोटर है जिस तरह फैन है उसके अक्रॉस हम वोल्टेज वेरी करते हैं. तो जब हम वोल्टेज वेरी करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास जो इंडक्शन मोटर है उसकी स्पीड कंट्रोल हो जाती है और हमारे पास जो हमें जो हवा मिलती है वो कभी ज़्यादा होती है तो कभी स्लो हो जाती है. जिस तरह के अभी सर्दियों के स्टार्ट में अब हम पंखा या तो ऑफ करते हैं या बिल्कुल स्लो ही चलाते हैं, तो उसकी वोल्टेज हम एक्चुअली किस चीज़ के थ्रू कंट्रोल करते हैं? डिमर के थ्रू कंट्रोल करते हैं. एंड दैट डिमर इज एक्चुअली अ ट्रायक. सो ट्रायक मीन्स 3 टर्मिनल्स. या तो हम एक ट्रायक यूज़ करते हैं वोल्टेज कंट्रोलिंग के लिए या हम एक पेयर ऑफ SCRs यूज़ करते हैं. सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ AC voltage controller, I'd like to give you a brief description of triac and SCRs, or we can say कि we are going to study thyristors. थायरिस्टर्स हमने पढ़ा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें हमने SCRs, डायक, ट्रायक काफ़ी डिटेल में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको अब रिवाइज करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए. सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस थायरिस्टर्स. So thyristors actually these are 4-layer semiconductor devices of alternating P and N material. Alternating P and N material का मतलब है कि इस तरह होता है कि Pn और फिर Pn इस तरह हमारे पास सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है इस तरह एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं. The word thyristor is coined from thyratron and transistor. इन दोनों को मिला के thyristor का नाम बना है. It has 2 operating states, one is on and the other one is off. इसकी एक एग्जांपल है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर. Its trade name of thyristor is commercialized by General Electric in 1957. It's 4-layered and 3-terminal device.
सो ये बात आप लोग ज़हन नशीन कर ले कि ये हमारे पास जो थायरिस्टर्स होते हैं वो एक्चुअली 4 लेयर और 3 टर्मिनल डिवाइसेस होते हैं, अनलाइक डायोड विच इज़ एक्चुअली 2 लेयर्ड and 2 terminal device. It has got the highest power handling capability which ranges from 1200 volt up to, and current rating is 1500 amperes. Its switching frequency 1 kHz to 20 kHz तक ये switching कर सकती है। ये जो थायरिस्टर्स हैं ये हमारे पास एक सेकंड में इस तरह ऑन ऑफ हो सकते हैं 20,000 times. It has got 4 states. Number 1 is reverse blocking mode, reverse conduction mode, forward blocking mode and forward conduction mode. ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4 लेयर्ड हैं, लेयर्स है PN और 3 टर्मिनल्स है एनोड, कैथोड और एनोड, कैथोड एंड गेट। और ये हमारे पास सिंबल है थायरिस्टर का, यहाँ पे भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। ये है हमारे पास थायरिस्टर का जो सिंबल है, या इसको कहते हैं SCR। सो दिस इज एक्चुअली द इंटरनल स्ट्रक्चर PN। ठीक है, तो इससे बन सकता है PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर। सो इट मीन्स के हमारे पास जो थायरिस्टर है या SCR है वो हमारे पास PNP और NPN ट्रांजिस्टर से बने हुए होते हैं। एंड द कंट्रोल टर्मिनल इज कॉल्ड गेट। ये हमारे पास जो गेट टर्मिनल है एक्चुअली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये हमारे पास कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होता है। किस चीज़ को कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होता है, यहाँ से जो करंट फ्लो करता है एनोड करंट उसको कंट्रोल करता है। जिस तरह हमारे पास BJT में हमारे पास बेस होता है, इसी तरह थायरिस्टर में गेट होता है। सो अब हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है थायरिस्टर का वो इसी तरह का है। इसमें 4 रीजन्स होते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो रीजन है ये हमारे पास है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये अगर हम एनोड को कनेक्ट कर ले पॉजिटिव के साथ और कैथोड को कनेक्ट कर ले नेगेटिव के साथ, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो J1 जंक्शन है और J3 जंक्शन है ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास जो J2 है वो रिवर्स बाइस्ड रहेगा। और इस केस में हमने यहाँ पे कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किया है गेट पे। सो 2 फॉरवर्ड बाइस्ड है और एक रिवर्स बाइस्ड है, तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये जो अप्लाइड एनोड वोल्टेज है VA के एनोड टू कैथोड वोल्टेज है, अगर इसकी वैल्यू हम बहुत ज़्यादा हाई कर ले तो एक टाइम आ जाएगा कि ये कंडक्शन स्टार्ट कर लेगा। और वो कंडक्शन क्यों स्टार्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो जंक्शन है J2 वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये वही पॉइंट है ये वाला कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक हमारे पास करंट वो जो है एनोड करंट ऑलमोस्ट ज़ीरो है, लेकिन यहाँ से ये जो VBRF है रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज है। इस लिमिट से जब हम इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर लें या VF को या VA को इंक्रीज कर लें तो IF विल स्टार्ट फ्लोइंग और यहाँ से फिर ये फ्लो स्टार्ट कर लेगा। तो दिस रीजन इज एक्चुअली कॉल्ड फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन एंड दिस वन इज एक्चुअली कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन। और ये जो रीजन है ये तो सिंपली डायोड की तरह ही है, यहाँ पे कंडक्शन नहीं हो रहा और यहाँ पे हमारे पास जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है यहाँ तक जब वोल्टेज की वैल्यू आ जाती है तो हमारे पास एवलांश है, रिवर्स एवलांश, वो उसकी वजह से हमारे पास जो जंक्शन है वो ब्रेकडाउन हो जाते हैं और एक हाई करंट फ्लो कर लेता है। तो यहाँ पे हमारे पास 8 टर्म्स मैंने डिफाइन किए हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली फॉरवर्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज या फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, और इसी तरह हमारे पास जो गेट करंट है, ठीक है। लेकिन यह अभी तक जो हमने डिस्कशन की है इसमें हमने गेट करंट को डिस्कस नहीं किया है। यहाँ पे हमारे पास गेट करंट ज़ीरो है, तो इस वजह से हमारे पास जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास थायरिस्टर क्या है, थायरिस्टर में हमारे पास 3 टर्मिनल्स हैं, एनोड, कैथोड और एक कंट्रोल टर्मिनल है जिसको कहते हैं गेट। तो एनोड और कैथोड के क्रॉस हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे और गेट के थ्रू हम
कंट्रोल सिग्नल अप्लाई करता है कि ये जो थायरिस्टर है ये कंडक्शन स्टार्ट कर लें। यही बातें मैंने डिस्कस की कि when the anode is at positive voltage VAK with respect to the cathode with no applied voltage at the gate, junction J1 and J3 are forward biased while junction J2 is reverse biased. As J2 is reverse biased, so no conduction will take place. Now if Vk is increased beyond the breakdown voltage VBO of the thyristor, a Whelan shape breakdown of J2 takes place and the thyristor starts conducting. यही बातें मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक्सप्लेन की कि थायरिस्टर के क्रॉस कंडक्शन कब तक नहीं होगी और थायरिस्टर के क्रॉस कंडक्शन कब वो स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि हमारे पास जब गेट करंट ज़ीरो होता है, ठीक है, तो उस केस में थायरिस्टर फिर हमारे पास हाई जो इनपुट वोल्टेज है उस पर कंडक्शन स्टार्ट करता है। लेकिन जब हम साथ में गेट के थ्रू भी ट्रिगर करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं या करंट अप्लाई करते हैं, तो उस केस में फिर ब्रेक ओवर वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो जाती है। एंड आप लोग देख सकते हैं कि ये जो डैश्ड लाइन है ये VBO है, ठीक है, यहाँ ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज की वैल्यू है जब हम थायरिस्टर को ऑन कर ले किस चीज़ के थ्रू, गेट के थ्रू। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो थायरिस्टर्स हैं और थायरिस्टर में फिर जो SCR है उसको हम दो तरीक़ों से ऑन कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम गेट टर्मिनल पे कोई वोल्टेज अप्लाई ना कर लें और सिर्फ एनोड और कैथोड के क्रॉस वोल्टेज अप्लाई कर लें और उस वोल्टेज की वैल्यू जो है वो हम फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से भी इंक्रीज़ कर ले ताकि जो जंक्शन है वो ब्रेक हो जाए और कंडक्शन स्टार्ट कर ले थायरिस्टर के अक्रॉस। और दूसरा तरीका ये है कि हम लो वोल्टेज भी अप्लाई कर लें और साथ में गेट टर्मिनल के थ्रू सिग्नल अप्लाई कर ले, तो हमारे पास जो SCR है या थायरिस्टर है वो कंडक्शन स्टार्ट कर लेगा। यही बातें आप लोग इस जो AC वोल्टेज कंट्रोलर है इसके लिए आप लोग यही बातें जहन में याद रख ले कि हमने क्या करना है कि हमने गेट टर्मिनल पे क्या अप्लाई करना है, कंट्रोल सिग्नल अप्लाई करना है और उसको हम फिर यूज़ करते हैं AC वोल्टेज कंट्रोलर्स के केस में। हमने जो है थायरिस्टर रिवाइज कर लिया, अब हम स्टडी करते हैं AC वोल्टेज कंट्रोल्स को। ये आप लोग देख सकते हैं कि वही थायरिस्टर अब यहाँ पे यूज़ हो रहा है किस चीज़ के लिए, वोल्टेज कंट्रोल के लिए। लेकिन यहाँ पे जो थायरिस्टर एक फैमिली है और इसी फैमिली में फिर SCR भी आता है, डायक भी आता है और ट्रायक भी आता है। यहाँ पे SCR दिया गया है और SCR जो है वो हमारे पास यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है और इसी तरह डायक जो है वो बाई डायरेक्शनल डिवाइस है लेकिन वो कंट्रोल्ड नहीं है। इसी तरह ट्रायक जो है वो बाई डायरेक्शनल है और साथ में उसमें कंट्रोल का फैक्टर भी इन्वॉल्व है। अब हमारे पास जो AC वोल्टेज कंट्रोलर है ये इसके थ्रू इन दो SCRs के थ्रू कंट्रोल होता है या इसी एक ही ट्रायक के थ्रू कंट्रोल होगा। यहाँ पे हमारे पास सोर्स वोल्टेज है VI और यहाँ पे हमारे पास है आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस दी लोड। अब हम इन्हीं के थ्रू क्या करते हैं, ये जो इनपुट वोल्टेज है यहाँ पे वेरी करते हैं। तो किस तरह वेरी होगा कि जब हमारे पास पॉजिटिव पल्स आएगा इनपुट से तो ये हमारे पास जो अपर थायरिस्टर है वो कंडक्शन स्टार्ट करेगा, ये कंडक्शन स्टार्ट करेगा। और कब कंडक्शन स्टार्ट करेगा कि यहाँ पे इनपुट भी हो और इसको हम गेट के थ्रू ट्रिगर कर लें, तो तब भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो इनपुट वोल्टेज है ये आउटपुट जो सोर्स है उसको मिलेगा। इस तरह यहाँ पे आउटपुट आएगा। फिर क्या होगा, जब हमारे पास नेगेटिव साइकिल आएगा, तो जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो फिर तो ये हमारे पास जो SCR1 है वहाँ पे हमने गेट अप्लाई भी किया है, लेकिन चूँकि हमने पोलैरिटी इनपुट वोल्टेज की चेंज की तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो जब यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और साथ में यहाँ पे हम गेट टर्मिनल पे कंट्रोल सिग्नल अप्लाई कर ले, तो फिर यहाँ पे अब ये SCR नंबर 2 कंडक्शन स्टार्ट कर लेगा। तो इन दोनों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लोड के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम आगे वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे कि किस तरह वोल्टेज वो
कंट्रोल होगा। लेकिन ये जो बात है अभी मैंने आप लोगों को बताई, ये सिर्फ इतना था कि हमारे पास एक इनपुट सिग्नल है, वो इन्हीं इस दो SCRs के थ्रू यहाँ पे किस तरह प्रोवाइड होगा या किस तरह यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे हमने कंट्रोलिंग की कोई बात अभी तक नहीं डिस्कस की। सो टू SCRs की जगह हम एक ट्रायक भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम ही है। जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो इस तरफ से करंट फ्लो करेगा, और जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो फिर इसी तरह करंट फ्लो करेगा। तो इट मीन्स के वी कैन यूज़ ईदर टू SCRs और वी कैन यूज़ वन ट्रायक। So through these devices we actually control the AC power across the load. इन दो डिवाइसेस की वजह से या टू SCRs या वन ट्राइक की वजह से हम यहाँ पे आउटपुट के अक्रॉस जो एवरेज वोल्टेज है उसको हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और कीपिंग इन माइंड के फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। देयर आर टू वेज बाय विच AC पावर टू द लोड कैन बी कंट्रोल। हमारे पास अब दो तरीके हैं जिसके थ्रू अब हम क्या कर सकते हैं, लोड के अक्रॉस जो एवरेज पावर है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। वन इज़ ऑन ऑफ कंट्रोल एंड द अदर वन इज़ फेज कंट्रोल। सो ऑन ऑफ कंट्रोल को हम इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल भी कहते हैं। सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ इंटीग्रेटेड साइकिल कंट्रोल, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ थायरिस्टर के। एक्चुअली थायरिस्टर हमारे पास क्या करता है, वो कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन करता है। कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन मींस कि आप लोगों को याद होगा हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में रेक्टिफायर स्टडी किए थे, और रेक्टिफायर्स एक्चुअली किस तरह काम करता है कि हमारे पास ये इनपुट सिग्नल होता है AC, और अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ कर ले तो आउटपुट जो है वो इस तरह मिलेगा, हमें पॉजिटिव साइकिल मिलेगा, फिर नेगेटिव कट ऑफ होगा, फिर पॉजिटिव मिलेगा और फिर कट ऑफ होगा। तो इसी तरह हमारे पास जो रेक्टिफायर है उसके थ्रू हम ये हमारे पास उसका आउटपुट होता है, इसका फिर हम एवरेज फाइंड करते हैं और हम या फिल्टर यूज़ करते हैं। तो ये रिपल्स जो है ये हम ये जो ब्लैंक्स है ये हम रिमूव कर लेते हैं। लेकिन रेक्टिफायर जो है जो हमने स्टडी की है उसके थ्रू हम यहाँ पे ये जो हाफ साइकिल है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है इस का कोई भी हिस्सा हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास SCR एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन मींस के हमारे पास ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है इसको भी हम इसका थोड़ा सा हिस्सा भी हम क्लिप ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये हम हमारे पास फॉर एग्जांपल एक साइकिल है, एक कंप्लीट साइकिल है AC, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो अगर हम SCR को यूज़ कर ले और SCR का जो गेट टर्मिनल है अगर उसकी गेट पे अगर हम 40 डिग्री की एंगल के बाद अगर हम उस पे ट्रिगर अप्लाई कर ले तो हमारे पास आउटपुट पे सिर्फ और सिर्फ इतना वेवफॉर्म मिलेगा। इट मीन्स कि ये भी क्लिप ऑफ हो जाएगा और हमारे पास आउटपुट इस तरह मिलेगा। फिर तो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, आउटपुट और भी कम हो जाएगी, इस तरह मिलेगा। अगर हम 90 डिग्री एंगल पे अगर हम फायरिंग एंगल या ट्रिगरिंग एंगल 90 डिग्री के इक्वल कर ले तो फिर हमारे पास आउटपुट इस तरह मिलेगा। नेगेटिव तो वैसे भी फ्लो नहीं करेगा क्योंकि रेक्टिफिकेशन है। तो एक्चुअली दिस इज एक्चुअली कॉल्ड कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन, और ये हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी किया था। सो काइंडली उसको अगर पॉसिबल है या आई थिंक कि इट्स मस्ट कि आप लोग उसको क्या कर लें, रिवाइज कर लें। सो यही जो कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन है यही कंसेप्ट अब यहाँ पे यूज़ होगा इसी AC वोल्टेज कंट्रोल में। सो इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल इसमें एक्चुअली इस तरह होता है कि हमारे पास जो थायरिस्टर्स है उसका जो फायरिंग एंगल है वो 0 के इक्वल होता है, 0 डिग्री होता है। इसमें एक्चुअली
अ सॉर्ट ऑफ वी कैन से के कंट्रोल रेक्टिफिकेशन नहीं होती। इसमें इस तरह हम ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है इसको हम रेक्टिफाई नहीं करते। ठीक है, इसमें एक्चुअली इस तरह होता है कि टाइम होता है टोटल टाइम विच इज़ इक्वल टू टी, और फिर उस टोटल टाइम को हम डिवाइड करते हैं टी ऑन में और टी ऑफ में। तो टी ऑन ड्यूरेशन के लिए इनपुट वोल्टेज जो है वो हमारे पास कहाँ पे मिलती है, आउटपुट पे मिलती है, क्योंकि इस टी ऑन के लिए हमारे पास जो थायरिस्टर्स या सीआर यूज़ होते हैं या ट्राइक यूज़ होता है वो ऑन रहता है। और किस तरह ऑन होता है, फायरिंग एंगल हम यहाँ पे सेट करते हैं 0 डिग्री के। फिर जब हम लोड के अक्रॉस वोल्टेज को ऑफ करते हैं तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, थायरिस्टर को ऑफ कर लेते हैं। तो थायरिस्टर कब ऑफ होगा, जब हम फायरिंग एंगल अप्लाई नहीं करते। सो दिस इज एक्चुअली द होल concept of integral cycle control or on-off control. So for power control to the load, a pair of thyristor is used or a triac is used. और ये पॉइंट हमने अभी थोड़ी देर पहले क्लियर कर लिया। In this method, power to the load from source is controlled by allowing few cycles to the load and then disconnecting the load from source and repeat this cycle as much as we want. So in order to connect source to the load, thyristor is fired at an angle of 0 degree. इसमें इस तरह होता है कि थायरिस्टर को कुछ साइकिल्स के लिए हम ऑन करते हैं और कुछ साइकिल के लिए फिर हम ऑफ करते हैं। इस तरह फिर कुछ साइकिल्स के लिए ऑन फिर ऑफ। तो हमारे पास जो आउटपुट है वहाँ पे जो लोड वोल्टेज लोड के अक्रॉस जो पावर होता है, एवरेज पावर होता है, वो वेरी होता जाता है। इफ देयर इज नो फायरिंग एंगल, थायरिस्टर विल रिमेन ऑफ एंड नो वोल्टेज विल बी अप्लाइड टू द लोड। एवरेज पावर टू द लोड कैन बी वेरिड इन दिस मैनर। इसको अब हम वेवफॉर्म्स की शक्ल में देखते हैं तो आप लोगों का जो आइडिया है या जो मेरा आइडिया है आप लोगों को वो क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज है, एसी इनपुट वोल्टेज, और ये हमारे पास आउटपुट है। ठीक है, तो जब ये साइकिल यहाँ पे इस तरह यहाँ तक, ठीक है, सो ये जब इनपुट पे मिलेगा थायरिस्टर के, तो थायरिस्टर तब कंडक्शन करेगा जब हम इसी पॉइंट पे, ये जो 0 डिग्री है ना, इसी पॉइंट पे जब हम थायरिस्टर को ऑन कर लेंगे तो ये जो एसी वेवफॉर्म है वो उसी थायरिस्टर के क्रॉस क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा और आउटपुट को मिल जाएगा। नाउ जब हम क्या करना चाहते हैं, थायरिस्टर्स को ऑफ करना चाहते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, लोड पे जो वोल्टेज है उसको वेरी करना है। तो उसके लिए फिर हम इसी पॉइंट पे क्या कर लेंगे, फायरिंग एंगल स्टॉप कर लेंगे। तो एज वी हैव स्टडीड कि हमारे पास जब क्या हो जाएगा, ट्रिगर सिग्नल ना हो और हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है वो अगर फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज से कम हो तो इस केस में फिर थायरिस्टर ऑफ होता है, वो कंडक्शन नहीं करता। तो इसी पॉइंट से लेकर इसी पॉइंट तक ये जो साइकिल्स है ये फिर आउटपुट पे लोड को नहीं मिलती। तो इसलिए हमने आउटपुट के अक्रॉस ये जो डैश लाइंस दिए हैं, इसका मतलब है कि ये जो साइकिल्स है या ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन के दौरान आउटपुट पे वोल्टेज हमारे पास क्या है, 0 है। इस तरह फिर अब हम दोबारा से थायरिस्टर को ऑन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट पे लाइक 0 डिग्री पे हम थायरिस्टर को फायरिंग एंगल अप्लाई करेंगे और यहाँ तक फिर हमें क्या मिलेगा, थायरिस्टर ऑन रहेगा इन 2 साइकिल के लिए और आउटपुट के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मिलेगी। तो इस तरह हम क्या करेंगे, अब हम ये जो टोटल टाइम है इसको हम डिवाइड कर लेंगे। ये जो टोटल टाइम है ये टी ऑन है और ये टी ऑफ है, तो इससे बन जाता है हमारा ड्यूटी साइकिल। तो जिस तरह हमने पिछले बक और बूस्ट में हम ये स्टडी करते आ रहे हैं कि व्हाट्स एक्चुअली ड्यूटी साइकिल इज एक्चुअली द रेशियो बिटवीन ऑन टाइम एंड टोटल टाइम। सो यहाँ पे हमने वही फार्मूला यूज़ किया है कि टी ऑन डिवाइडेड बाई टी ऑफ। इस ड्यूटी साइकिल को हमने क्या किया है, इनपुट वोल्टेज को
इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे आर क्यों दिया गया है, क्योंकि हमारे पास हमने अभी तक जो लोड है वो रेजिस्टिव लोड कंसिडर कर लिया है। तो अगर हम यहाँ पे यहाँ तक टी ऑन कर लें और टी ऑफ ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम रहेगा। अगर हम आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हमने क्या करना होगा, हमने टी ऑन को ज़्यादा देर के लिए वो ऑन करना होगा थायरिस्टर्स को, ठीक है। सो इन दिस वे we can vary the output voltage across the resistive load by using two thyristors or by using a single triac. So this is actually integral cycle control, or we can say it's on off AC voltage control. Now we are going to start the study of phase control. So now we are going to discuss AC phase control. In this control technique, load voltage is varied by varying the firing angle of the thyristor between 0 and 180 degree. अब इसमें और प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया ऑन ऑफ या फेज इंटीग्रल कंट्रोल, इसमें और उसी में डिफरेंस एक्चुअली क्या है, तो उसमें डिफरेंस ये था, उसमें ये होता था कि एक ख़ास टाइम के लिए इनपुट के पूरे साइकिल्स लोड को मिलते थे जब थायरिस्टर ऑन होता। लेकिन अब इसमें क्या है, अब इसमें ये कि हम इनपुट का जो ईच एंड एवरी हाफ साइकिल्स है उसमें से भी हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। फिगर के थ्रू आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इनपुट वेवफॉर्म है या इनपुट वोल्टेज सिग्नल का वेवफॉर्म है। इस टाइम ड्यूरेशन के लिए हमारे पास जो ACR था वो ऑफ था, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस केस को आप अगर कंसिडर कर लें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। प्लस माइनस पॉजिटिव हाफ साइकिल है और पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये स्टार्ट में से ऑफ है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम इसको ऑन कर लेंगे। कब ऑन हो जाएगा, इसी पॉइंट पे इसी एंगल पे ये ऑन हो जाएगा, तो ये कंडक्शन स्टार्ट कर लेगा और यहाँ तक जो इतना जो वेवफॉर्म था वो हमारे पास आउटपुट को नहीं मिल रहा क्योंकि थायरिस्टर हमारे पास ऑफ है। इस पॉइंट के बाद जब थायरिस्टर ऑन हो जाएगा तो ये वेवफॉर्म या ये वोल्टेज जो है ये करंट जो है ये आउटपुट को यहाँ तक मिल जाएगी, ठीक है। तो अब और प्रीवियस जो हमने स्टडी किया था उसमें ये नहीं था, उसमें ये था कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये इनपुट साइकिल्स अवेलेबल हैं, तो अब इसमें से हमने हाफ या कुछ हिस्सा पास करना है और कुछ हिस्सा रेक्टिफाई करना है। फॉर एग्जांपल इस हिस्सों को हमने पास नहीं करना और इस हिस्से को हमने लोड को पास करना है। तो इस केस में अब चूँकि आप लोग देख सकते हैं कि 50% ऑन है और 50% ऑफ है, तो आउटपुट पे जो वोल्टेज है एवरेज वोल्टेज है वो इनपुट के हाफ होगा। और यहाँ पे फेज कंट्रोल में आप लोग देख सकते हैं कि हम ईच एंड एवरी जो हाफ साइकिल है उसमें से हम क्या कर सकते हैं या क्या किया जाता है इस टेक्निक में, हाफ पोर्शन रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये अब फिर हमारे जो एप्लीकेशन है उस पर डिपेंड करता है कि हमने कितना पास करना है, हमने ये जो रिमेनिंग एरिया है इसको लोड के अक्रॉस पास करना है या इतना पास करना है या फुल पास करना है। ये एक्चुअली फिर डिपेंड करता है किस पे, फायरिंग एंगल पे। और फायरिंग एंगल किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हमारे लोड पे। अगर हम इस तरह चाहते हैं कि हमारा जो लोड है उसके अक्रॉस कम वोल्टेज मिले तो हम फिर क्या करेंगे, हमारा जो फायरिंग एंगल है उसको हम इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ तक एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये इस वैल्यू तक हमारे पास जो इनपुट है वो पास नहीं होगी लोड को, इसके बाद हमारे पास पास होगी। तो ये तो हमारे पास क्या है, ये हाफ साइकिल है। इसी तरह हमारे पास फिर क्या होगा, इतना साइकिल फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के में से फिर लोड को मिलेगा। सो दिस वाज एक्चुअली जस्ट इन इंट्रोडक्शन, और वी कैन से कि मैं ये कहना चाह रहा था कि इंटीग्रल
कंट्रोल और AC फेज कंट्रोल में एक्चुअली डिफरेंस का आप लोगों को पता चल जाए. सो and we can also call it that it's just like controlled rectification. And maximum voltage is obtained at an angle of 0 degree, while minimum voltage at resistive load is obtained when firing angle is 180 degree. अब हमारे पास क्वेश्चन ये राइज होता है कि आउटपुट पे जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी. तो अब इस बात है, अगर हमारे पास ये जो फायरिंग एंगल है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर लें यहाँ से, तो ये पूरा वेवफॉर्म जो है ये लोड को मिलेगा. इस तरह इसके लिए भी हमारे पास जो फायरिंग एंगल है वो 0 होगा, तो ये पूरा जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो भी लोड को मिलेगा. तो इन दिस वे आउटपुट वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम रहेगी. इसके बरअक्स अगर हम फायरिंग एंगल 180 डिग्री कर ले, अगर इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास इतने ड्यूरेशन के लिए या इतने एंगल के लिए थायरिस्टर्स ऑफ है, तो जब इतने एंगल के लिए थायरिस्टर्स ऑफ है तो आउटपुट को वोल्टेज 0 मिलेगी. सिमिलरली नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी अगर हमारे पास एंगल 180 है तो हमारे पास आउटपुट पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगी. और इस केस में फिर हमारे पास जो आउटपुट लोड के अक्रॉस जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो 0 रहेगी. सो दैट्स वाई आई हैव रिटन दिस पॉइंट के 0 डिग्री पे हम मिनिमम वोल्टेज अपटेन कर सकते हैं आउटपुट पे, और 180 डिग्री पे हम मिनिमम वो अपटेन कर सकते हैं. 0 पे हम मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं और 180 डिग्री पे हम मिनिमम अटेन कर सकते हैं. और इस केस में हमारे पास जो AC फेज कंट्रोल टेक्निक है, इसका जो इक्वेशन है इट्स अ लेंथी प्रोसेस. तो ये अब इसी सब्जेक्ट के स्कोप में नहीं है कि हम अब इसको डिराइव कर ले, क्योंकि ये एक काफ़ी लेंथी इक्वेशन है, प्रूफ है. बट एट द एंड हमारे पास जो आउटपुट है या लोड वोल्टेज है उसकी RMS वैल्यू हम इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं. 1/पाई माइनस अल्फ़ा. अब ये अल्फ़ा जो है ये हमारे पास ये एंगल है, तो अगर हम इसको वेरी करेंगे तो हमारे पास जो लोड वोल्टेज की RMS वैल्यू है वो चेंज होगी. और जब ये चेंज होगी तो फिर हमारे पास जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है जिसका फार्मूला है VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, तो इसकी वजह से फिर उसकी वैल्यू भी वेरी रहेगी. So this was actually the working principle and equation of AC phase control. अब हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सर्किट है, ठीक है, ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज है, ये हमारे पास अ पेयर ऑफ SCRs हैं और ये हमारे पास लोड है, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम एंगल को वेरी करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट कैसी आती है. सो फर्स्ट कंसिडर पॉजिटिव हाफ साइकिल. तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव होगा. तो इस केस में अब हम इसी SCR को ऑन कर सकते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि SCR1 अब ऑन है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस केस में SCR1 ऑन होगा, क्योंकि ये दूसरा जो SCR2 है इसके अक्रॉस तो हमारे पास ये तो बिल्कुल सिरे से रिवर्स बाइस्ड ही है. लेकिन चूँकि ऊपर वाला जो है वो हम कह सकते हैं कि एनोड के साथ पॉजिटिव कनेक्टेड है और कैथोड के साथ नेगेटिव कनेक्टेड है. तो अगर इसको हम कोई ट्रिगर दे दें, कोई गेट पल्स दे दे, तो इसको हम कंडक्शन मोड में ला सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, पहले हम ट्राई करते हैं कि ये जो हमारे पास SCR है इसको हम एंगल 30 पे क्या करते हैं, फायर करते हैं. मतलब ये कि इसके गेट को हम 30 डिग्री एंगल के बाद क्या करेंगे, गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे. तो इसकी जो वेवफॉर्म है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारे पास जो फाई 30 डिग्री है उसके लिए हमारे पास ये जो SCR1 है ये ऑफ रहेगा. तो हमारे पास आउटपुट पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगी. उसके बाद जब 30 डिग्री आ जाएगा तो उसके बाद हमारे पास ये इतना जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है या ये जो वेवफॉर्म है ये आउटपुट को मिलेगी. तो इट मीन्स कि हमने क्या कर लिया, हमने इतने पॉजिटिव हाफ साइकिल से इतना थोड़ा सा हिस्सा वो कट ऑफ
कर लिया, तो आउटपुट पे ऑब्वियसली हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू है वो कम होगी। सिमिलरली अब हमारे पास ये जो साइकिल है इसका अब हम नेगेटिव हाफ साइकिल देखते हैं। यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब इस केस में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो इस केस में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो CR है ये हमारे पास अब कनेक्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये इस तरह आ जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो SCR है इसकी अब हम बात नहीं करते हैं, अब हम बात करेंगे SCR2 की। SCR2 का मतलब ये इस SCR2 जो है वो अब ऑन नहीं है, लेकिन इसको अब हम ऑन कर सकते हैं थ्रू अ ट्रिगर। ठीक है, तो जब हम इसको 30 डिग्री के बाद ऑन कर लेंगे तो इसकी वजह से भी आउटपुट पे सिर्फ और सिर्फ इतना जो वैल्यू है वो आउटपुट पे मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या कर लिया, पूरा जो साइकिल था उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमने कट कर लिया, रेक्टिफाई कर लिया। तो इसकी वजह से अब हमारे पास आउटपुट के अक्रॉस जो है वोल्टेज की वैल्यू है वो कम होगी। और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है आप लोग अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी जो फार्मूला है उसमें अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो 50 वोल्ट आ जाएगा। तो फिर आउटपुट जो है वो V² डिवाइडेड बाई R है और वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 25 वाट आ जाएगा। ठीक है, आप लोग फाइंड कर सकते हैं कि R की वैल्यू अब यहाँ पे क्या होगी। ठीक है, क्योंकि P आउट एवरेज इज इक्वल टू V² डिवाइडेड बाई R, तो उससे आप इजीली R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और ये हमारे पास ये हमारे पास असॉर्ट ऑफ रेशियो है, आउटपुट रेशियो और मैक्सिमम की जो रेशियो है। ठीक है, सो अब इन दो टेबल को आप लोग कंसिडर कर ले तो इजी रहेगा। इसी तरह 0 पे 50 है तो हमारे पास आउटपुट मैक्सिमम है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह हम जब 0 डिग्री से एंगल को इंक्रीज करते जाएं तो हमारे पास वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कि 30 डिग्री के लिए वैल्यू क्या है, 24.3। अब अगर 60 डिग्री तक आप लोग कंट्रोल ये जो फायरिंग एंगल है अगर आप इसको डिले कर ले 90 डिग्री तक तो हमारे पास आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम 120 के लिए देख रहे तो और भी कम हो जाएगी और 180 डिग्री के लिए हमारे पास बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह हम फायरिंग एंगल को चेंज करने के साथ साथ आउटपुट वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी। सो इट्स एक्चुअली ड्यू टू SCRs, और SCR को हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं, तो तभी हम आउटपुट के अक्रॉस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लोड वोल्टेज को अचीव कर सकते हैं। सो इस टेबल से हमने ये अख़ज़ कर लिया कि जो ही हम ट्रिगर एंगल या फायरिंग एंगल की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हमारे पास जो आउटपुट की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि 180 डिग्री पे वैल्यू 0 है और 0 डिग्री पे हमारे पास भी इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। सो दिस वाज ऑल अबाउट AC फेज कंट्रोल एंड इंटीग्रल कंट्रोल, और वी कैन से ऑन ऑफ कंट्रोल।